तो अब यहाँ पे देखते हैं परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। ठीक है, पूर्व हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कण की भांति और तरंग की भांति दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसे हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेग तथा स्थिति, मतलब वेग तथा स्थिति का सही एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति को और उसकी तरंग प्रकृति को हम लोग एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, तो सन 1926 में एर्विन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की दोनों प्रकृति कण व तरंग को एक साथ बताने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसे तरंग यांत्रिकी मॉडल या फिर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण या फिर इसे श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी मॉडल या फिर क्वांटम यांत्रिकी भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसे समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। उनका समीकरण ये था, तो यहाँ पे देखो, ये इसे हम लोग डेल्टा भी कहते हैं और डो भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे है डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई और डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ठीक, श्रोडिंगर ने जो समीकरण दिया था वो ये है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका m, यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बताता है। उसके बाद यहाँ पे है E, यह इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को बताता है। उसके बाद है V, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा। यहाँ पे है आपका साई जो होता है तरंग फलन को बताता है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग लिखे हैं डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। यह क्या है, एक्स लिए हैं, मतलब यह जो है एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन है। अवकलन समाकलन ये गणित में पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे जितना दिया है उसका एस अक्ष के सापेक्ष क्या है, अवकलन है। यहाँ पे जितना मान दिया है वो हमें ये बताता है कि इसका y अक्ष के सापेक्ष क्या है, अवकलन है। यहाँ पे जितना मान दिया है वो ये बताता है कि यह z अक्ष के सापेक्ष अवकलन है। ये अवकलन समाकलन जो गणित का फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे x, y और z ये 3 अक्ष को हमें बताते हैं। 3 अक्ष, ठीक है, ये 3 अक्ष के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है तरंग समीकरण। इसमें ये बताया जाता है, देखो ये बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है और वो तरंग की भांति। तो यहाँ पे एक टर्म का यूज़ हुआ है यहाँ पे साई जो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों के बारे में इस समीकरण से हमें जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद संक्षेप में अगर श्रोडिंगर समीकरण को लिखना चाहे तो H ये है ऑपरेटर जो ऊपर में लिखा है, और यहाँ पे साई बराबर E साई दिया है। ठीक है, इसको हम लोग H ऑपरेटर कहते हैं। ये है आपका H ऑपरेटर और साई तो तरंग फलन को बताता है। तो इस समीकरण को आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार लिखा है, और मतलब एम हो गया, ई हो गया, वी हो गया, साई हो गया, ये क्या क्या को दर्शा रहे हैं इसको लिख लीजिएगा बस। इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी, श्रोडिंगर का क्वांटम यांत्रिकी या फिर श्रोडिंगर के समीकरण। यहाँ पे हमने देखा था परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल या फिर श्रोडिंगर तरंग समीकरण, है ना। वहाँ पे हमने एक टर्म का यूज़ किया था साई क्या है इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो ये साई क्या होता है,
जिस तरह से द्रव्य के साथ द्रव्य तरंग, कोई द्रव्य है, मैटर है, उसके साथ द्रव्य तरंग संबंधित रहती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन से क्या संबंधित है यहाँ पे साई। साई क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो साई होता है x इंटू टी होता है, x और क्या होता है, t होता है। x जो है उस इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित टाइम पर स्थिति को बताता है, ठीक है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं साई। यहाँ पे साई जो होता है, साई का मान जो होगा, या फिर साई को हम लोग एक्स टी लिखते हैं, जहाँ पे साई को हम लोग एक्स टी लिखते हैं, जहाँ पे क्या है, एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को यह बताता है साई, ठीक। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन साई की भौतिक सार्थकता पूर्व की तरह आयाम मात्र नहीं है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो तरंग फलन है, उस मतलब जो तरंग फलन है साई, वो केवल आयाम को ही नहीं दर्शाता है, ठीक। आयाम मतलब कोई तरंग जो है कितना ऊपर, मतलब कोई तरंग जो है जितना ऊपर गया है या फिर जितना नीचे, तो ये कहलाएगा आपका आयाम। इसका जो मतलब मान आएगा वो कहलाएगा आपका आयाम, ठीक। तो यहाँ पे देखो, साई जो है तरंग फलन को दर्शाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति दर्शाने के लिए इसको हम लोग तरंग और कण प्रकृति को एक साथ दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, साई के साथ साथ साई जो स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर, ये हमें किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। मतलब साई स्क्वायर हमें ये बताता है कि किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता ज़्यादा है, किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता कम है। मतलब ये संभावना को बताएगा कि कौन से क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा मिलेगा, और कौन से क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है कम मिलेगा, ठीक। तो ये है। उसके बाद है कक्षक। कक्षक क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, कक्षक होता क्या है, नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता होती है, ऑर्बिटल कहलाता है। मतलब ये है कि जो कक्षक होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम मात्रा होती है, वो कहलाएगा आपका ऑर्बिटल कक्षक, ठीक है। नाभिक के चारों तरफ ऐसा भी कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें 100% मिले, या फिर नाभिक के चारों तरफ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें 0% मिले। मतलब यहाँ पे ना ही तो किसी जगह पे हमें 100% इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ना ही किसी जगह पे 0% इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हाँ, कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कक्षक, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम संख्याएं, मतलब क्वांटम नंबर्स। ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। वो नंबर जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष को बताएं, उसके उपकोष को बताएं, उसके कक्षक मतलब ऑर्बिटल को बताएं, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण वो किस दिशा में घूम रहा है इसको बताएं, वो कहलाएगा आपका क्वांटम संख्या, मतलब क्वांटम नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे क्वांटम संख्याएं को कितने प्रकार में बांटा गया है। क्वांटम संख्या के 4 प्रकार हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रधान क्वांटम संख्या, सेकंड है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें से पहले क्वांटम संख्या के बारे में देख रहे हैं, प्रधान क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इस क्वांटम संख्या से ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा कोष को व्यक्त किया जाता है। यह क्वांटम संख्या हमें मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगा, मतलब ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन से कोष पे है, ठीक। हाँ, तो इस क्वांटम संख्या से ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा कोष को व्यक्त किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस क्वांटम संख्या से स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखाओं का पता चलता है। मुख्य क्वांटम संख्या को n अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग अब देख रहे हैं।
तो यहाँ पे एक नाभिक है, ठीक। इसके चारों तरफ एक क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पथ पर गमन कर रहा है। तो यहाँ पे ये उसका मुख्य ऊर्जा कोष कहलाएगा। अगर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पहले नंबर पे है तो इसके लिए n का मान 1 हो जाएगा। अगर वो दूसरे नंबर पे है, इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में गति कर रहा है, तो वो उसके लिए n का मान 2 हो जाएगा। अगर वो तीसरे में है तो इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा, 3। तो ये है आपका मुख्य ऊर्जा स्तर या फिर मुख्य ऊर्जा कोष, ठीक है। इसे हम लोग n अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या किसको बताता है, मुख्य ऊर्जा स्तर या फिर मुख्य ऊर्जा कोष को, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें। तो ये क्या है आपका, ये जो कक्षक यहाँ पे, ये है मुख्य ऊर्जा कोष, ये है मुख्य ऊर्जा कोष, ये है मुख्य ऊर्जा कोष। जितना वो नाभिक से नज़दीक रहेगा उसमें मुख्य ऊर्जा कोष का मान उतना ही कम होगा। जैसे कि ये नाभिक के नज़दीक में है तो इसके लिए n का मान 1 हो गया, ये दूसरे में है तो इसके लिए n का मान 2 हो गया, इसके लिए n का मान 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है, इस क्वांटम संख्या से स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखाओं का पता चलता है। देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोई परमाणु है यहाँ पे, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोई परमाणु है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो अब हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं या फिर कोई भी ताप दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपने अगले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, है ना, यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये कुछ समय 10 सेकंड तक यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद फिर जहाँ पे वो पहले था वहाँ पे फिर से चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ पे जाता है, अपने मूल ऊर्जा कोष में जाता है, तो यहाँ से कुछ ऊर्जा जो होती है प्रकाश के रूप में हमें निकलती दिखाई देती है। जब स्पेक्ट्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह जो प्रकाश है वो अलग अलग रेखाओं में क्या होती है, बटी होती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अब स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो यह स्पेक्ट्रम जो होती है अलग अलग रंग की दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से हमें दिखाई देगी सबसे पहले, वो आपकी कहलाएगी मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि प्रधान क्वांटम संख्या को n अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जो ऊर्जा कोष को बताता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसको बताएगा, ऊर्जा कोष को बताएगा। दूसरे में देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं इसे। तो सेकेंड है, तो इसको देखते हैं। तो देखो, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है ना, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है, उसमें ना अलग अलग रंग की रेखाएं, जैसे कि ये है आपका हाइड्रोजन। जब इसको हम लोग एक मतलब विलयन से गुजारते हैं, विलयन से नहीं, मतलब ये एक रेखीय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है एक रेखीय स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, जिसे लेना होता है, जैसे कि NaCl का लवण, कोई भी लवण होता है, उसको वाष्प मतलब बुंसल ज्वाला में गर्म करते हैं या फिर उसको किसी भी पात्र में लेकर क्या करते हैं, उसमें निम्न दाब पर ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सर्वप्रथम पहले जितनी रेखा बनती है वो उन रेखाओं से भी अधिक रेखाएं जब हमें प्राप्त होती है, तब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पे पहले जितनी रेखाएं, जैसे कि प्रारंभ में यहाँ पे 3 रेखाएं प्राप्त हो रही थी, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब उसमें उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी से अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पहले प्रारंभ में 3 रेखाएं प्राप्त होती है, उसके बाद यह पुनः और महीन रेखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है पहले तो 3 रेखाओं में प्राप्त होती है और पहले प्राप्त भी होती थी, लेकिन जब हम लोग इसका स्पेक्ट्रोस्कोप से उसका गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह और अन्य रेखाओं में भी बढ़ जाती है। तो यह और रेखाओं में क्यों बढ़ रही है, इसी को जानने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका द्विगंशी क्वांटम नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे ये पता चला कि ये महीन रेखाओं में और क्यों बढ़ जाती है, जो यहाँ पे ये इसलिए महीन रेखाओं में बढ़ती है क्योंकि जो मुख्य कोष होता है वो भी उप ऊर्जा कोष या फिर उपकोष में विभक्त होता है। मतलब ये है
कि मुख्य कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या फिर सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान नहीं होती है। इनके पद का और इनके कोणीय संवेग का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, जो हमें उसके उप ऊर्जा कोश की जानकारी देता है। किसी भी मुख्य ऊर्जा कोश में उपस्थित जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान नहीं होगी। ठीक, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, समान नहीं होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग पथ पर गमन करते हैं, या फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। MVR का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, जो हमें उसके क्या उप ऊर्जा कोश की जानकारी देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जो पहले स्पेक्ट्रमी रेखाएं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं तो पहले जितनी रेखाएं प्राप्त होती है उससे और अधिक महीन रेखाएं हमें इसलिए प्राप्त होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही ऊर्जा कोश में नहीं होते हैं, वो और अनेक पद में, यहाँ पे वो सब कोश में, मतलब उप ऊर्जा कोश में, जो मुख्य ऊर्जा कोश है वो उप ऊर्जा कोश में बटा हुआ रहता है। इसी की वह क्या करता है, प्रदर्शन करता है। जैसे कि मुख्य रेखा जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या का प्रदर्शन करती है, उसी प्रकार यहाँ पे जो महीन रेखाएं हैं वो उप ऊर्जा कोश का प्रदर्शन करती हैं। तो यहाँ पे द्विगंशीय क्वांटम संख्या को देखते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान नहीं होती है। मुख्य ऊर्जा में, यहाँ पे देखो ये है मुख्य ऊर्जा, तो मुख्य ऊर्जा में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसकी, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की ऊर्जा समान नहीं होगी। ठीक है, साथ में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पथ पर गमन करेंगे ऐसा नहीं है, दोनों ही अलग अलग पथ पर गमन करते हैं। दोनों की कोणीय संवेग का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मुख्य ऊर्जा कोश भी क्या होता है, उप ऊर्जा कोश में बटा हुआ होता है। जैसे कि ये मुख्य कोश है, ये भी किस में बटा रहेगा, उप ऊर्जा कोश में बटा रहेगा। इसीलिए उसके कोणीय संवेग और मतलब इसी कारण जो स्पेक्ट्रम होता है वो और अन्य महीन रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पे द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में पता चल गया। द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या है, उप ऊर्जा कोश की जानकारी देता है। ठीक है, और उप ऊर्जा कोश क्या होता है, जो मुख्य ऊर्जा कोश होता है ना, वही क्या होता है, अलग अलग भाग में बटा होता है, जिसे हम लोग उप ऊर्जा कोश कहते हैं। ठीक, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या उप ऊर्जा कोश की जानकारी देता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को हम लोग L अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को हम लोग L अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। L के जो मान होते हैं n पर निर्भर करते हैं, मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, n के किसी मान के लिए L का मान जो होगा 0 से n-1 तक होगा। n के किसी भी मान के लिए जो L का मान होगा 0 से n-1 तक होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे n का मान कितना है, 2 है, तो L के लिए मान क्या हो जाएगा, L के लिए मान 0 से n-1 तक होगा। इसका मतलब यहाँ पे 0, उसके बाद n का मान कितना है, इसको लिख लेते हैं n-1। ठीक, n-1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-1 करेंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो n 2 के लिए अगर n का मान 2 है तो L के लिए वो मान क्या हो जाएगा, 0 और 1। ठीक, n का मान अगर 3 है तो उसके लिए L का मान क्या हो जाएगा, n-1 तक होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे L का मान 0 से n-1 तक होगा। 0 से 0 आ गया, उसके बाद n-1 करेंगे तो n का मान कितना है, यहाँ पे 3 है। 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इतना तक होगा, ऐसा नहीं है कि इतना होगा। 0 से n-1 होगा, ऐसा नहीं है, 0 से n-1 तक होगा। इसका मतलब 0 से n-1 करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे, तो 0 से कितना, 2 तक होगा यहाँ पे, 1 और 2। उसी तरह n का मान अगर 4 रखते हैं तब उसके लिए L का मान कितना हो जाएगा,
एल का मान क्या होता है n-1। तो n का मान अगर 4 रखते हैं, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 0 से 3 तक होगा। एल का मान 0, 1, 2, 3 तक होगा। ठीक, इस प्रकार एल के जो मान होते हैं किस पर निर्भर करते हैं, एन पर निर्भर करते हैं। एन के किसी भी मान के लिए जो एल का मान होगा 0 से n-1 तक होगा। जिस प्रकार n का मान 2 है तो एल का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ हमें, 0 और 1। n का मान 3 है तो एल का मान कितना प्राप्त हुआ, 0, 1, 2। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अब देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को। ये क्वांटम संख्या का तीसरा प्रकार है। यह क्वांटम संख्या जो होता है बोर मॉडल की जो कमी थी, जीमन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, उसकी व्याख्या करता है। ठीक, तो जीमन प्रभाव क्या होता है, जीमन प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहलाएगा आपका जीवन प्रभाव। और जब विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहलाता है आपका स्टार्क प्रभाव। ठीक, तो किसी इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल गति से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल गति से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है इलेक्ट्रॉन पर, और उस पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था और बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों में अंतःक्रिया होती है। ठीक, अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है और बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उनमें क्या होती है, अंतरक्रिया होती है। तो फिर क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपने को नाभिक के चारों ओर विशिष्ट क्षेत्रों में विन्यासित कर लेते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में गति करते हैं, देखो वो मुख्य ऊर्जा कोष में गति करता है और मुख्य ऊर्जा कोष में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान नहीं होती है, मतलब वो अलग अलग उपकोष में भी गति करते हैं। तो इसी को बोला जा रहा है, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपने को नाभिक के चारों ओर विशिष्ट क्षेत्र में विन्यासित कर लेते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, ये इस उपकोष में अगर घूम रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस उपकोष में घूम रहा है तो वो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक निश्चित क्या होता है, एक निश्चित मोमेंटम के साथ गति करता है। यहाँ पे जैसे गति कर रहा है तो यहीं पर गति करेगा। ठीक है, जो उसके ऑर्बिटल को बताता है। ठीक, यहाँ पे उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपने को नाभिक के चारों ओर विशिष्ट क्षेत्र में एक विन्यासित कर लेते हैं, एक निश्चित बना लेते हैं कि हाँ कि ये इलेक्ट्रॉन अब यहीं पर घूमेगा। ठीक है, तो अब जहाँ पे वो घूम रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित क्षेत्र में गति करते हैं। ठीक, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित विन्यास में या फिर निश्चित क्षेत्र में गति करते हैं। जैसे कि ये है, एक निश्चित क्षेत्र में अगर ये गति कर रहा है तो वो जिस क्षेत्र में गति कर रहा है वो उसका ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, ये पता चल गया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अधिक होती है, मतलब ऑर्बिटल वह क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। यह क्वांटम संख्या जो होता है उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या को व्यक्त करती है। यह जो क्वांटम संख्या है वो ऑर्बिटल की संख्या को बताएगी। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को कौन से, m से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसी कारण से m से डिनोट करते हैं। m के जो मान होते हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या मतलब l पर निर्भर करते हैं। m के मान l पर निर्भर करते हैं और l के मान n पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो l के किसी मान के लिए m के कुल -l से +l तक मान हो सकते हैं।
एल के किसी भी मान के लिए एम के कुल कितने मान संभव हैं? जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जो एम का मान है, मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करता है? एल पर। ठीक है, तो एल पर निर्भर करता है। तो एम के जो मान होंगे -L से +L तक होंगे, इतने मान संभव हैं। यहाँ पे m का मान किस पर निर्भर करता है? l पर। m का मान किस पर निर्भर करता है? l पर। अगर l का मान 2 है, ठीक है, l का मान 2 है, तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे m बराबर -L से +L। तो m का जो मान है यहाँ पे जितना है, l का मान जितना है, जैसे कि 2 है, तो ये -2 से +2 तक हमें प्राप्त होगा। अगर l का मान 3 है तो m का मान क्या? -3 से +3 तक प्राप्त होगा। तक है इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा और -2 से यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? -2 -1 0 +1 और +2। l का मान अगर 3 है तो m के मान -L से +L, मतलब -3 से +3 तक प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये है 2 -1 0 +1 +2 और -3। उसी तरह से l का मान अगर 4 है तो m के कितने मान प्राप्त होंगे? l का मान अगर 4 है तो m का मान कितना? -L से +L, इसका मतलब -4 से +4 तक प्राप्त होंगे। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और क्या? +4। इसी तरह से आप लोग बना लेना। l का जितना मान होगा उस पर m का मान निर्भर रहेगा। अगर l का मान 2 है तो -2 से +2 तक, ऐसा है -L से +L तक प्राप्त होते हैं m का मान। अगर यहाँ पे जैसे कि ये बताएं कि l का कितने मान प्राप्त होंगे, यहाँ पे l के कितने मान प्राप्त होंगे उसको कैसे ज्ञात करेंगे? m बराबर होगा आपका 2l + 1। m का मान जो होगा 2l + 1 होगा, मतलब इतने मान प्राप्त होंगे। जैसे कि मान लेते हैं l का मान अगर 2 है, l का मान 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 1, मतलब यहाँ पे 5, मतलब m के जो है 5 मान प्राप्त होंगे। जैसे कि l का मान यहाँ पे 2 रखे हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मान प्राप्त हुआ है। उसी तरह से अगर l का मान 3 है तो उसके लिए ये नियम लगाते हैं 2l + 1। ये हमें ये बताएगा कि उसके कितने मान प्राप्त होंगे। 1 मान प्राप्त होगा, 2 मान प्राप्त होगा, 3 मान प्राप्त होगा। ये 2l + 1 नियम उसी को बताता है। और यहाँ पे -L +L हमें ये बताता है कि कहाँ तक मान प्राप्त होगा, 4 तक होगा कि 5 तक होगा कि 6 तक होगा। ठीक है, जितना l का मान होगा उससे लेकर माइनस से प्लस तक ले लेंगे। जैसे l का मान 2 है तो माइनस से प्लस तक उसको लेना है और स्टार्ट 0 से करना है। अगर l का मान 3 है तो क्या हो जाएगा? l का मान यहाँ पे 3 रख देते हैं, +1 कितना होगा? 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पे देखो अगर l का मान 3 है तो कितने मान प्राप्त हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 2l + 1 हमें ये बताएगा कि कितने मान प्राप्त होंगे और m बराबर -L + 1 हमें ये बताता है कि कहाँ तक मान प्राप्त होता है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग L अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। L जो होता है हमें ऑर्बिटल की जानकारी देता है। L मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें ऑर्बिटल की जानकारी देता है। साथ में इससे पहले हमने द्विगंशीय क्वांटम संख्या पढ़ा था। द्विगंशीय क्वांटम संख्या जो होता है उप ऊर्जा कोष की जानकारी देता है। उप ऊर्जा कोष की उसकी जानकारी देता है। साथ में यह ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। साथ में जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या होता है ना, ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या है, वो हमें ये बताएगा कि कोई भी कोष जो है, ये हमें उपकोष की जानकारी देता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। साथ में हमें ये बताएगा कि जो कोष है उसकी आकृति कैसी है। उपकोष की आकृति की गोलाकार है कि डंबल आकार है, इसकी जानकारी हमें ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या देता है। ठीक, अब आगे देखते हैं।
अब देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन जिस समय नाभिक के चारों ओर घूमता है उसी समय अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, यह चक्रण क्या दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त होता है। मतलब जिस समय इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है उस समय यह अपने अक्ष पर भी राउंड करता रहता है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर भी क्या होता है, घूमता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा की ओर घूमेगा कि इस दिशा की ओर घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा की तरफ घूमेगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है यह इलेक्ट्रॉन जो है दक्षिणावर्त भी घूम सकता है, इधर की ओर और इधर की ओर। ठीक, चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग एस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये इधर की ओर घूम रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे दिशा की तरफ घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये इधर की तरफ घूम रहा है, ये क्या है, वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दक्षिणावर्त दिशा में भी घूमता है और वामावर्त दिशा में भी घूमता है। मतलब जो घड़ी की सुई होती है उसके दिशा में भी घूमता है, जो घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा में भी घूमता है, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भी घूमता है। अगर यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। अगर यह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है तो ये कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है, जो दक्षिणावर्त होता है, उसको हम लोग लिखते हैं प्लस हाफ। मतलब जब इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होगी, उसके लिए एस का मान जो होगा प्लस हाफ होगा। और अगर वह वामावर्त दिशा में घूमता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है, तो उसके लिए जो एस का मान होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अगर क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त ये है, इस दिशा में घूमता है, तो वो कहलाएगा प्लस हाफ। उसके लिए जो एस का मान होगा प्लस हाफ। अगर वो इधर की तरफ घूमता है तो वो कहलाएगा आपका माइनस हाफ। ठीक, जैसे कि ये है, हम लोग इसको ऐसे करके दर्शाएंगे, ये है आपका प्लस हाफ और ये है आपका माइनस हाफ। किसी भी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है तो वो आपका प्लस हाफ होगा, और इस दिशा में है तो वो है माइनस हाफ। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा मुख्य क्वांटम संख्या को और द्विगंशीय क्वांटम संख्या को, चुंबकीय क्वांटम संख्या को और चक्रण क्वांटम संख्या को। मुख्य क्वांटम संख्या जो उप ऊर्जा कोष की जानकारी देता है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या जो उपकोष के बारे में बताता है। साथ में हमें जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या है वह ये बताता है कि जो उपकोष है उसका शेप कौन सा है, वो गोलाकार है या फिर डंबल आकार का कैसा शेप है, उसके बारे में बताता है। तीसरा हमने देखा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें ऑर्बिटल की जानकारी देता है। उसके बाद हमने देखा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है हमें किसकी जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में घूम रहा है उसके बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो छूट गया है, उसको मैं बताती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एल का मान अगर 0 है, एल का मान 0 है तो वो एस ऑर्बिटल है। एल का मान अगर 1 है तो वो कौन सा है, पी ऑर्बिटल है। एल का मान अगर 2 है तो वो डी ऑर्बिटल है। एल का मान अगर 3 है तो वो एफ ऑर्बिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। एल का मान 0 है, मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या अगर 0 है तो एस ऑर्बिटल। एल का मान अगर 1 है तो वो कहलाएगा, वो है आपका पी ऑर्बिटल। एल का मान अगर 2 है तो वो कहलाएगा आपका डी ऑर्बिटल। एल का मान 3 है तो वो कहलाएगा आपका एफ ऑर्बिटल। साथ में हमने देखा मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है उसको कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एन से। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को एल से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से, और जो होता है चक्रण क्वांटम संख्या उसको एस से। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इसको याद कर लीजिएगा किससे किससे प्रदर्शित करते हैं उसको। अब एक उदाहरण के द्वारा हम क्वांटम संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक।